Hello everyone, welcome to all of you. Now we are going to start the topic rational and irrational number between two numbers. It's a topic of class 9th number system chapter. So let's start the topic. मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं. जैसे टॉपिक नेम से क्लियर है कि अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे तो उन दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर फाइंड आउट करना. क्वेश्चन में आ सकता है कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 5, 10 जितने भी आपसे पूछता है. तो देखें किस टाइप की क्वेश्चंस आएंगे इसमें और किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व करें. जस्ट लाइक सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइंड रैशनल नंबर. सिर्फ अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालना. जस्ट लाइक इसमें तीन वेराइटीज की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. फर्स्ट 2 एंड 3. दो नंबर दे दिए आपको सिंपल इंटीजर बेस्ड 2 और 3 और आपसे बोला जाए कि अपन चलो 4 निकाल लेते हैं. सब में 4 रैशनल नंबर्स निकाल लेते हैं. फाइंड 4 रैशनल नंबर्स. 2 और 3 के बीच में देखते हैं कैसे निकालते हैं. तो ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. और हमने पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है. तो ये डेसिमल एक्सपांशन क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है. और डेफिनेटली ये 2 और 3 के बीच में भी आ रहा है. इट मीन ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया. और आप इसे पी बाई क्यू फॉर्म में और दिखा, डेसिमल हटा के डिवाइड बाई 10. तो बहुत इजीली हमने निकाल लिया. अगर दो इंटीजर्स गिवन है तो बहुत इजीली हम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. मान लो आपको दे दिया √2 √3. इसके बीच में आपको 4 रैशनल नंबर्स निकाल. तो √2 √3 की आपको डेसिमल में वैल्यूज पता होनी चाहिए. इसका डेसिमल एक्सपांशन पता होना चाहिए. अब याद भी रखें, जनरली ये तीन काफी काम आते हैं. एक √2 1.414, √3 1.732, √5 2.23. ये कैसे आए, ये सब आपने निकाले हैं क्लास 8 में, है ना. कैसे निकालते थे, जस्ट लाइक √2 का कैसे निकालते थे, 2 लगाते थे, फिर 0 0 लगाते थे, फिर पैरिंग करते थे, और फिर वहां से आप स्क्वायर रूट निकालते थे. ये मेथड आपने देखा है क्लास 8 में, है ना. ओके. तो ये √2 √3 √5 ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है. ये वैल्यूज काफी आपको काम में आएगी आगे, है ना. तो √2 हो गया 1.414, √3 हो गया 1.732. अब इनके बीच में हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे जो कैसा हो, डेसिमल एक्सपांशन उसका क्या हो, टर्मिनेटिंग हो. तो 1.4 है तो ऐसा लिख सकता हूँ 1.5 जस्ट बड़ा होगा. 1.51 लिख सकता हूँ, 1.52 लिख सकता हूँ, 1.6 भी लिख सकता हूँ. हो गया. तो बहुत आसानी से लिख दिया हमने. चाहे तो अब इसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा दें. 15/10, 151/100, डेसिमल एक्सपेंशन हटाते जाओ, 152/100 एंड 16. तो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर. तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया रैशनल नंबर्स निकालने वाला. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड. जस्ट लाइक आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा 2/3 एंड 4/5. इसके लिए आप कैसे निकालें. एक तरीका तो यही है कि 2/3 4/5 को आप इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट कर ले और फिर उसके बाद उनके बीच के नंबर लिखते हैं. एक मेथड तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. जस्ट लाइक ये कितना हो गया, 0.66 हो रहा है और ये 0.8 हो रहा है ना. तो आप क्या कर देंगे, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, ये खत्म. एक मेथड तो यही है कि आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. सेकंड मेथड क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले आप इनके डेनोमिनेटर को सेम बनाओ. एक का डेनोमिनेटर 3 आ रहा है, एक का 5 आ रहा है, दोनों को सेम बनाना है. तो आप सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लो. क्या, इट्स 15, है ना. 3 5 का एलसीएम 15 आ रहा है. इट मीन्स हमको इन दोनों के डेनोमिनेटर को 15 बनाना है. कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाना है कि नंबर भी ना चेंज हो, है ना. तो 2/3 है, डेनोमिनेटर को 15 बनाना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें ताकि नंबर में चेंजेस ना हो.
इधर क्या 4/5। डेनोमीटर को आपको क्या बनाना है, 15 बनाना है। इट मीन्स आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे ताकि नंबर में कोई चेंजेस। ठीक है, तो ये क्या बन गया 10/15 एंड 12/15। अभी भी ये आपकी यही नंबर है, आप 10/15 को 2/3 लिख सकते हो, 4/5 को क्या लिख सकते हो, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4/5। अब इनके बीच में 10/15 और 12/15 के बीच में एक नंबर आता है 11/15। बट आपको कितने निकालने हैं, ज्यादा निकालना है, आपको 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, सब में 4 निकालने हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जिससे जिससे आपकी इच्छा हो। 5 से कर दो, 6 से कर दो, 10 से कर दो, 12 से कर दो, 100 से कर दो। जस्ट लाइक मान लो मैं 10 से कर देता हूँ, 10/15, 10/10, 12/15, 10/10। कितना हो गया ऊपर ये 100/150, और ये कितना हो गया 120/1। क्लियर। तो अभी भी नंबर वही है, 2/3 के इक्वल ही है ये वाली चीज भी, और ये वाली चीज भी 4/5 के इक्वल है। अब 100/150 या 120/150 है, तो अब बीच में 100 से 120 के बीच में काफी सारे आप नंबर लिख सकते हैं। अब जितनी इच्छा हो आप उतने बता सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे रैशनल नंबर, बच्चों को कई बार इसमें यही कंफ्यूजन होता है। एलसीएम लेने तक ठीक है, दोनों को सेम बना दिया आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके, उसके बाद बच्चों को ये दिक्कत आती है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आप 5/5 से मल्टीप्लाई करते तो भी आपका आंसर सही होता। जस्ट लाइक आप इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करते मान लो, है ना, तो कितना होता 5/5/5/5, कितना हो गया 50/75 और 60/70। तो 50 और 60 के बीच में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, 51/75, 52/75, 53/75। तो क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में पीछे कुछ आंसर दिया हो, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो आप सोचे गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो ये एक और मेथड है निकालने के लिए। तो टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपली क्वेश्चन से। तो ये हमने 4 रैशनल नंबर्स निकाले। अब इसी तरीके से हम 4 इर्रेशनल नंबर्स और निकाल के देखते हैं। 4 इर्रेशनल नंबर्स निकाल, वही सबसे पहले वही सिंपल एग्जांपल लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 के बीच में 4 इर्रेशनल नंबर निकालें। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन सिर्फ एक ही तरीके का होता है, टर्मिनेट कभी नहीं होता और रिकर भी नहीं करता वो, है ना। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब 2 और 3 के बीच में हम कोई भी एक ऐसा नंबर लिख दें जो टर्मिनेटिंग ना हो और डिजिट रिकर भी नहीं कर रही है उसकी, तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने लिख दिया 2.10, 100, 100, डॉट डॉट। डॉट डॉट लगाना जरूरी है, अगर आप डॉट डॉट नहीं लगाओगे तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा, तो आपको डॉट डॉट लगाना। और भी कुछ भी लिख दो, 2.20, 200, 200, डॉट डॉट। बच्चे बोलते हैं 00 सर इसी पैटर्न में लिखना है कि नहीं, आपकी इच्छा हो तो आप बदल दो, 2.51, 511, 5111, जैसी इच्छा हो। बस किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो डॉट डॉट लगाने का, क्योंकि वही बता रहा है कि ये नॉन रिकरिंग है, और सॉरी वही बता रहा है इससे नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकर नहीं करना चाहिए, डिजिट जो है रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर, तो ऐसा निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट लाइक आपको नंबर दे दिया √2 एंड √3, वही सेम क्वेश्चन वापस। तो वही डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है हमने, √2 का 1.414 और √3 का 1.73। ओके, तो इस बीच में नंबर ले लें, और ऐसा नंबर लें कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकर भी ना करे। तो 1.4 से जस्ट बड़ा 1.5 ले लें, तो इसको लिख दिया 1.50, 500, 500, डॉट डॉट। ठीक है,
उसी तरीके से 1 पॉइंट जस्ट बड़ा लिखना है, चाहे तो 6 लिख दो, 60, 600, 600, डॉट 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 1.62, 622, 622, इस तरीके से, है ना। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा सबको ये। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, मान लो आपको वही दे दिया 2/3 एंड 4/5, पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो वही आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.66, और ये कितना हो जाएगा 0.8। तो वापस जैसे यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट करा था, अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, वो नंबर्स लिख देंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो 0.66 से जस्ट बड़ा 67 लिख दें, 677, 677, डॉट डॉट 0.70, 700, 700, डॉट डॉट 0.78, 788, 788। आई होप सबको क्लियर होगा। देखो 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत इजीली तीनों टाइप्स के क्वेश्चन में हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों निकाले। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी, यहाँ पर हमें इर्रेशनल नंबर अगर गिवन होगा तो प्रूव करना पड़ेगा वो इर्रेशनल है। जस्ट लाइक आपको प्रूव करना है रूट टू इर्रेशनल, है ना। एक तरीका तो क्या, आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लोगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.412 इस तरीके से आता है, तो आप बोल दोगे नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है और नॉन रिकरिंग आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स इर्रेशनल। बट हमें यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है। इसका एक प्रॉपर मेथड मेंशन है आप लोगों की बुक्स में, वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की हेल्प से हमें इसे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का क्या मतलब होता है कि हम लेके कुछ चलेंगे, फिर बाद में बता देंगे कि हम जो लेकर चले वो गलत है ना। जैसे लाइक ये इरेशनल नंबर है, हम पहले लेके चलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, और फिर बाद में प्रूव कर देंगे कि नहीं ये रैशनल नहीं है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सिंपल सी एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं क्या है थ्योरम। आपको P गिवन है, इट्स प्राइम नंबर, और A गिवन है एक पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर P प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, A पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ P इज ए फैक्टर ऑफ A स्क्वायर then P is also a factor of A। क्या स्टेटमेंट है, अगर P A स्क्वायर का फैक्टर है तो P A का भी फैक्टर होगा। बट ये थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही एलिजिबल है। थोड़ा समझते हैं। जस्ट लाइक A स्क्वायर की जगह ले लिया मैंने 30, क्या लिख सकते हैं इसको आप, 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। P एक ले लिया आपने, प्राइम नंबर कुछ भी ले लो, वो इसका फैक्टर होना चाहिए, तो 2 या 3 में से कुछ ले सकते हैं हम, और प्राइम ही लेना है, तो मान लो जैसे 2 ले लिया, तो 2 इसका फैक्टर है, तो बोल रहा है कि 2 किसका फैक्टर होगा, ए का भी। जब ए स्क्वायर 36 लिया तो ए कितना आ रहा है 6, तो ए 2 किसका फैक्टर आ रहा है। क्लियर। अब आप उसी तरीके से चाहो तो 3 ले लो, कि आपने 3 ले लिया, ए स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है 3, तो पी कितना हो गया 3, वो किसका फैक्टर रहेगा, ए का भी। ए स्क्वायर 36 लिया तो ए कितना होगा। क्लियर। बट जैसा मैंने बोला ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए वैलिड है। कैसे, जस्ट लाइक मैंने एक नंबर ले लिया 4, क्या 4 इस नंबर का फैक्टर है 36 का, हाँ, है 36 का फैक्टर 4 आता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या 4 ए का भी फैक्टर होगा क्या, क्या 4 6 का भी फैक्टर हो गया क्या, नहीं। इट मीन्स
यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है कि थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड है ना। आई होप समझ में आया होगा। 36 एक नंबर है, आपने 4 इसका फैक्टर आ रहा है ना। बट ए स्क्वायर का फैक्टर 4 आ रहा है, बट ए का फैक्टर 4 आ रहा है क्या? नहीं, ए 6 आ रहा है और इसका फैक्टर 4 नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर के लिए ही वैलिड है। क्लियर? तो आपको यही स्टेटमेंट यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर p एक प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर का फैक्टर है, a स्क्वायर का फैक्टर p है, तो a का भी फैक्टर p होगा, एंड इट्स वैलिड ओनली फॉर p एंड p डिनोट्स टू प्राइम। ओके ओके, चलो तो इस लाइन को याद रख ले, p इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन p इज आल्सो फैक्टर ऑफ a। अब देखते हैं इसकी हेल्प से आप कैसे प्रूव करते हैं इर्रेशनल। जस्ट लाइक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हम लेकर चलेंगे इट्स अ रैशनल नंबर है ना। assume that it's a rational number, and it's a rational number, then definitely it can be represented in the form of a by b और p by q है ना। अगर ये रैशनल नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं इसको, तो हम a by b की फॉर्म में लेकर चल सकते हैं इसको। और मैंने a और b ले लिए कोप्राइम। कोप्राइम्स पढ़े हमने। कोप्राइम्स का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब ये रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया अब तक, हम लेकर चले √2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लेकर चले, मैंने बोला था इससे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम लेके चलेंगे रैशनल नंबर, बाद में बता देंगे कि रैशनल नहीं हो सकता है ना। तो √2 a बाई बी लेके चले और a भी को प्राइम लिया, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम होने का मतलब कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा दोनों में, जस्ट लाइक 2 और 3 कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इट्स को प्राइम नंबर। 4 और 9 दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया? को प्राइम। ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करें। b इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? √2b। स्क्वायर किया हमने बोथ साइड, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब हमारी थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी थी, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू बी स्क्वायर, इट मीन ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। हाँ बोल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो जैसा मैंने आपको थ्योरम में बताया था, क्या बताया था कि अगर p फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, तो p क्या होगा? a का भी फैक्टर होगा। अगर p क्या है? प्राइम नंबर, तो यहाँ 2 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 अगर फैक्टर आ रहा है ए स्क्वायर का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 आल्सो ए फैक्टर ऑफ ए। आई होप क्लियर होगा, थ्योरम के स्टेटमेंट से आया है जो हमने पढ़ा था कि p अगर फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो p a का भी फैक्टर। उसी तरीके से 2 अगर फैक्टर ए स्क्वायर का, तो 2 a का भी फैक्टर होगा। अगर 2 में a का फैक्टर है, मतलब a के अंदर एक 2 का फैक्टर है, तो मैं a को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू सी, वेयर c इज सम इंटीजर। अगर a में 2 का एक फैक्टर है, तो एक नंबर लिख लिया मैंने, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c, क्योंकि 2 फैक्टर है तो एक फैक्टर 2 डाल दिया और बाकी बचा c के अंदर आ जाएगा जो भी नंबर होगा। क्लियर? फिट आउट इसमें। चलो आगे बढ़ते। अब ये a इक्वल टू 2c मैंने यहाँ पुट कर दिया, कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर, ये 2 और b स्क्वायर, दिस वन इज 4c स्क्वायर, दिस वन इज 2b स्क्वायर। इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ओके, नीचे लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कुछ इसकी तरह दिख रहा है। तो b स्क्वायर में एक 2 का फैक्टर आ रहा है, वापस ये थ्योरम लगा है, तो ऐसा बोल सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, तो 2 आल्सो ए फैक्टर ऑफ b। ठीक है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन 2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ b। ठीक। अब देखो दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? 2 आल्सो ए फैक्टर ऑफ a, मतलब a में 2 का एक फैक्टर है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है?
2 आल्सो ए फैक्टर ऑफ बी, मतलब ए में भी 2 का एक फैक्टर है, बी में भी कम से कम 2 एक फैक्टर है, मतलब ए और बी दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, दोनों में ए में भी और बी में भी दोनों में 2 एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर होगा। और जबकि हमने क्या लेकर चले, ए और बी तो को प्राइम थे, हमने तो स्टार्टिंग में बोल दिया था ए और बी को प्राइम से, बट स्टेटमेंट 1 और 2 से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ए और बी में 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, तो ये तो गलत हो गया, मतलब हम तो को प्राइम बोल रहे थे कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ए और बी में तो एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो ऐसा हम फिर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये इस स्टेटमेंट को, है ना। तो स्टेटमेंट इन 1 एंड स्टेटमेंट 2 वी कैन से दैट एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर 2 इज अवेलेबल, है ना। तो एक कॉमन फैक्टर अवेलेबल होगा जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि ए और बी को प्राइम है, देन रूट 2 इज ए इर्रेशनल। क्लियर? एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। रूट 2 को ए बाई बी रैशनल माना हमने, ए और बी को प्राइम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो 2 फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उससे हम बोल सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर में 2 का फैक्टर आ रहा है तो ए में भी 2 का फैक्टर आएगा, ए में 2 का फैक्टर आ रहा है तो ए के नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2c, फिर ए इक्वल टू 2c यहाँ पुट कर दिया, सोल्व किया तो वही सेम एक्सप्रेशन आ गया जैसे ऊपर आया था, b स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, then we can say same things, 2 is a factor of b square, then also 2 is a factor of b. So from statement 1 and statement 2 we can clearly say that a and b both have at least 2 as a common factor, और जबकि हम लेके चले थे एंड बी आर को प्राइम्स, और ये बोल रहा है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, देन जो हम लेके चले वो गलत, तो रूट 2 क्या हो गया, इर्रेशनल। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, आपको इस तरीके से फॉलो करना है ना। अब इसमें डिफरेंस नहीं है, जस्ट लाइक आपसे बोला कि रूट 5 को रैशनल प्रूव करो, तो देखो इसी में हम कैसे प्रूव करें, सेम लेके चलेंगे, रूट 5 ए बाई बी, ए और बी को प्राइम ये ले लिया, वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही स्क्वायर किया, 5 हो गया, फिर ए स्क्वायर में 5 का फैक्टर आ रहा है तो ए में भी 5 का फैक्टर होगा, तो एक में 5 का फैक्टर होगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5c, ए इक्वल टू 5c हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 25, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो बी स्क्वायर में 5 का फैक्टर होगा तो बी में भी 5, खत्म, ये रूट 5 के लिए। क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं, ए और बी में एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर होगा, जबकि यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर प्राइम होगा तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, रूट 2 रूट 3 रूट 5 5 रूट 7 हो गया तो यहाँ 7 करते जाएंगे और सॉल्व। क्लियर? अब रूट 6 के लिए हम इस मेथड से नहीं करते, है ना। अब रूट 6 की जरूरत भी नहीं है, अभी हमारे 9th के सिलेबस में है नहीं, वो 10th में देखेंगे हम रूट 6 को कैसे करेंगे, क्योंकि जब रूट 6 लिखेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो फिर हम ये थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये थ्योरम हमारी सिर्फ प्राइम नंबर के लिए। आई होप आपको सबको क्लियर होगा कि कैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 को करेंगे। आपके सिलेबस में बस रूट 2 रूट 3 रूट 5 तीन ही नंबर से जुड़े, फिर भी रूट 7 भी आ जाए तो आप सिमिलर वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि 7 इज ए प्राइम। ओके, नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखते हैं। इर्रेशनलिटी में कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, जस्ट लाइक 3 प्लस रूट 5, इसको हमें प्रूव करना है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, सेम मेथड से प्रूव करेंगे। इर्रेशनल प्रूव करना है इसको, तो वही रैशनल लेके चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, इसको बोल देंगे ए बाई बी, है ना। ए एंड बी आर को प्राइम्स, या फिर आप इंटीजर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। फिर रूट 5 तो इधर ही, 3 को उधर ले जाओ, ए बाई बी माइनस 3, रूट 5 बी एलसीएम ले लो, ए माइनस 3, ठीक है। अब देखें ध्यान से, ए और बी क्या है, इंटीजर, तो ये एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा, एक इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, इंटीजर, मतलब ऊपर क्या लिखा है, इंटीजर, बी भी क्या है, इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब ये क्या आ रहा है, एक तरीके से रैशनल नंबर।
आ रहा है ना, ए और बी दोनों इंटीजर था तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, डेनोमिनेटर भी इंटीजर होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर हो गया। जबकि इधर क्या आ रहा है, √5 इररेशनल। रैशनल और रैशनल इररेशनल की कभी इक्वल नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब जो अपन लेके चले रैशनल वो गलत, इट मीन्स वो क्या हो गया, इररेशनल। आई होप सबको क्लियर होगा, बस इतना सही है। कई बार बच्चे इसमें ये चीज पूछते हैं कि सर हमें ये प्रूव करना चाहिए क्या पूरे जो हमारा प्रीवियस मेथड है कि √5 इररेशनल है, तो हाँ कर देना चाहिए, है ना। अगर स्कूल में क्वेश्चन पूछा है 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो आप इसको भी प्रूव कर दो √5 इररेशनल है और फिर बता दो इररेशनल रैशनल के इक्वल नहीं है ना। सिंपल सा 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है तो आप इतना कर सकते। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो √5 को भी इररेशनल प्रूव करके बता दो और बोल दो कि इररेशनल रैशनल के इक्वल नहीं। डन। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, लास्ट वेराइटीज की प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी की। √2 प्लस √3 इसको इररेशनल प्रूव करते हैं। अब बच्चे इसमें क्या बोलते हैं ज्यादातर कि सर ये एक इररेशनल नंबर, ये एक इररेशनल नंबर। √2 को मैं इररेशनल प्रूव कर दूंगा प्रीवियस मेथड से, √3 से को इररेशनल प्रूव कर दूंगा प्रीवियस मेथड से, जैसा बच्चा बोलते हैं, और फिर बोल दूंगा कि दोनों इररेशनल है तो उनका सम भी इररेशनल होगा। तो क्या ऐसा सही है कि दो इररेशनल नंबर को जोड़ेंगे हम, ऐड करेंगे तो उनका सम हमेशा इररेशनल आता है? दो इररेशनल नंबर का सम क्या इररेशनल आता है? जस्ट लाइक हमेशा नहीं आता। जैसे कि √2 ले लिया एक मैंने नंबर, एक दूसरा नंबर -√2, ये एक इररेशनल नंबर है, ये एक इररेशनल नंबर है। दोनों इररेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिल रहा है, 0, मतलब रैशनल नंबर मिल रहा है। तो अगर अभी कभी आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए ट्रू और फॉल्स में कि सम ऑफ टू इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल, नो इट्स रॉन्ग। दो इररेशनल नंबर्स का सम रैशनल हो सकता है। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वही जैसा हमेशा कर रहे हैं, ए और बाई बी रैशनल मान लेंगे, ए बी आर इंटीजर्स। ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर बोथ साइड। इधर क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 2ab, 2 इंटू √2 × √3 ए स्क्वायर अपॉन, ये 5 उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, ये 2 √2 √3 2 √6 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस का 5। ठीक है, 2 √6 बी स्क्वायर आप एलसीएम ले लें तो ए स्क्वायर -5b स्क्वायर, बस यहाँ से काम किया। कैसे, ए और बी इंटीजर से, ए और बी इंटीजर से तो आप इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो भी इंटीजर मिलेगा। ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। डिवाइड करोगे इंटीजर से तो इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर हो गया। एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर की कैसे इक्वल हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब जो लेकर चले वो गलत है, क्या लेकर चले रैशनल है मतलब गलत है। तो सिंपल यही 3 वेराइटीज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं आता, है ना। आई होप सबको क्लियर होंगे शायद।